अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनएमआर पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी। हम जो केमिकल शिफ्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन जो डायरेक्टली अटैच होता है उसे हम अराइल प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। या तो डायरेक्टली अटैच होगा या फिर जो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, अगर उसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच होगा, उसकी जो केमिकल शिफ्ट होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। क्लोरोफॉर्म से भी ज़्यादा होगी। अल्कीन, अल्काइन और एल्डिहाइड के जो प्रोटॉन हैं उनमें जो केमिकल शिफ्ट होती है, जो रेंज बताई जाती है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि उससे भी थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है मैग्नेटिक आइसोट्रॉपी। ये क्यों होती है? जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है ना, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स वहाँ होंगे जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। मोस्टली इन डबल बॉन्ड पाए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एरोमेटिक रिंग सिस्टम में सर्कुलेट करना शुरू हो जाएंगे। हमें ये पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसे हम करंट कहते हैं, ठीक है। जब पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और वो रिंग में मूव करेंगे तो हम उसे कहेंगे रिंग करंट। अब रिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की अच्छा खासा जो है वो वॉल्यूम वो मैग्नेटिक फील्ड कवर करेगी, जिसकी वजह से बेंजीन के हाइड्रोजन पर जो शील्डिंग का इफेक्ट था वो थोड़ा मुतासिर होगा, ठीक है। बेंजीन के जो हाइड्रोजन हैं वो डी शील्डेड हो जाएंगे डायमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी की वजह से। अब एनिसोट्रॉपी जो है, यहाँ पे दो टर्म्स यूज की हुई हैं, एक है आइसोट्रॉपिक, एक है एनिसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि अगर तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ होगी या स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो उसे कहेंगे हम आइसोट्रॉपिक। मीन्स कि हर प्रोटॉन को अगर तो शील्डिंग या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम प्रोवाइड हो रही है तो वो आइसोट्रॉपिक होगी। एनिसोट्रॉपिक के केस में क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी। इसकी क्या वजह होती है ये हम इस डायग्राम को देख के डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो यही है कि बेंजीन जो है उसमें 3 टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। एक जो एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एक जो किसी भी प्रोटॉन के इर्द गिर्द उसकी सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड। एक रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से। अच्छा, जब इस तरह से एक कंडीशन बन जाती है तो क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिंग के हाफ ऊपर होते हैं और हाफ नीचे होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारे पास ये रिंग करंट बनता है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो भी रिंग के हाफ ऊपर 50% ऊपर और 50% ही बिलो द प्लेन बन जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम इस तरह से पेज पे मैंने लिख ली है, इस तरह से लेना तो बेंजीन बिल्कुल फ्लैट होती है, ठीक है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उस पर वो भी उसी के मतलब उसी एंगल पे होते हैं। 3D स्ट्रक्चर नहीं होता इसका। अब हम सपोज कर लेते हैं कि अगर ये है एक्स प्लेन, ठीक है, या वाई प्लेन कर लो इसे, और ये है एक्स प्लेन, ठीक है। एक्स और वाई प्लेन पे बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर है, तो जो ये प्लेन है ना उससे थोड़ा सा ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और उससे ही थोड़ा सा नीचे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। जैसे जैसे हमारे पास ये हो एक्स और वाई प्लेन, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे तो बेंजीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा। एक्स वाई प्लेन है और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो प्लेन पे नहीं होगी, ठीक है, वो थोड़ी सी ऊपर और थोड़ी सी इससे नीचे होगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो एक्स वाई पे जितने भी होंगे हमारे पास प्रोटॉन वो डी शील्डेड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है ही नहीं, ठीक है। किधर है? जी प्लेन पे। अब कोई भी प्रोटॉन इस तरह से जी एक्सिस पे हो, अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे कर दें, इस तरह से अगर जी एक्सिस पे हो, जी एक्सिस पे हो तो क्या होगा, वो शील्डेड होगा। उसकी वजह क्या है कि जो ये एनिसोट्रॉपी है वो इन दी जी एक्सिस है, मींस के रिंग स्ट्रक्चर के प्लेन जो है उसके एक्स वाई उसे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, तो ऊपर भी जी एक्सिस है, नीचे भी जी एक्सिस है नेगेटिव, ठीक है। तो अगर जी एक्सिस पे अटैच होगा कोई भी प्रोटॉन तो वो शील्डेड होगा, और जो है अगर एक्स वाई एक्सिस पे अटैच होगा तो वो हाईली डिशील्डेड होगा, जिसकी वजह से जो केमिकल शिफ्ट है वो ग्रेटर होती है इन दी बेंजीन रिंग। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें
तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो शील्डेड होंगे, और जो यहाँ पे अटैच है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाईली डीशील्डेड होगा। मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई की जाती है तो वो एनोस्ट्रोपिक होती है, बेंजीन को मतलब कि इक्वली नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? इस रिंग करंट की वजह से नहीं मिलती। लबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से नहीं मिलती, ठीक है। इसकी क्या वजह आती है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब बेंजीन को की जाती है, सप्लाई की जाती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब बेंजीन पर अप्लाई की जाती है, तो जो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटररिएक्ट करते हैं, ठीक है, या तो उससे अपोज करेंगे या अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अपोज की केस में क्या होगा? शील्डिंग होगी। लेकिन अगर तो अलाइन हो जाएंगे, मतलब कि इंटररिएक्ट किया है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा? ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बेंजीन के हाइड्रोजन को ज्यादा इफेक्ट करेगी, ठीक है। अगर तो इन इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने इसे अपोज कर दिया, तो मीन्स कि इसका असर बेंजीन के हाइड्रोजन पे नहीं होगा, ठीक है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का असर बेंजीन के हाइड्रोजन पे जब नहीं होगा तो वो शील्डेड होंगे, ठीक है। इसी एनिस्ट्रोपिक इफेक्ट की वजह से नॉन होमोजेनिटी क्रिएट हो जाती है, जो मैंने अभी डिस्कस किया है कि इधर शील्डिंग होगी, इधर डी शील्डिंग होगी, यही नॉन होमोजेनिटी है। यहाँ पे ये डिस्कस किया हुआ है कि ये जो कॉनिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ पे जो है इस रिंग करंट की वजह से शील्डिंग होगी, ठीक है। और ये तो हो गया बेंजीन के केस में, ये हो गया डबल बॉन्ड के केस में, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन भी ऐड कर दें हम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, तो यहाँ पे अटैच होने वाला जो होगा हाइड्रोजन वो शील्डेड होगा, ठीक है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से फिर ये वाले जो है, ये वाले हाइड्रोजन वो शील्डेड है, ना कि यहाँ पे अटैच होने वाला। बाकी रिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि जो इनर हाइड्रोजन है वो हाईली शील्डेड है, आउटर हाइड्रोजन जो है वो हाईली डी शील्डेड है, ये मैग्नेटिक एनिस्ट्रोपी की वजह से, ठीक है। यहाँ पे ये रिंग करंट है जिसकी वजह से ये वाला जो है, ये वाले हाइड्रोजन शील्डेड है, यहाँ पे भी रिंग करंट का इफेक्ट है, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो शील्डेड है। मतलब उन्होंने रिंग करंट का बताया हुआ है कि अगर तो पैरेलल है तो पैरेलल के केस में डी शील्डिंग, और अगर परपेंडिकुलर है तो डी शील्डेड होंगे वो हाइड्रोजन। नेक्स्ट टॉपिक है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग N+1 रूल। इसमें क्या होता है कि इस स्प्लिटिंग से कि एक पीक जैसे आनी है, हम कहते हैं कि जितने भी हाइड्रोजन सेम केमिकल एनवायरनमेंट में मौजूद हैं वो सारे के सारे एक ही पीक शो करेंगे, ठीक है। इन दो हाइड्रोजन की सेम केमिकल एनवायरनमेंट है तो ये एक पीक शो करेगी, और इस हाइड्रोजन की एनवायरनमेंट इनसे अलग है तो ये दूसरी पीक शो करेगा। अभी इसके नेबर में ये जिस कार्बन पे अटैच है वो उसके साथ वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, मींस कि अगर एक कार्बन पे अटैच होने वाला प्रोटॉन कोई पीक शो कर रहा है तो उसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे साथ वाले कार्बन पे, उन पे भी इफेक्ट होगा, ठीक है। वो कपलिंग करेंगे, कपलिंग करके उनकी पीक्स जो होंगी वो स्प्लिट हो जाएंगी, ठीक है। स्प्लिट कैसे होंगी कि अगर ये हाइड्रोजन है, इसके बराबर में दो हाइड्रोजन है, तो इसकी एक पीक और दो इन हाइड्रोजन की पीक्स आ जाएंगी, और ये एक ही पीक आएगी, और उसके नेबरिंग में जैसे 1 है तो इसकी एक इसकी पीक आ जाएगी और एक इसकी पीक आ जाएगी, ये डबलेट होगा, इसकी ट्रिपलेट पीक आएगी, ठीक है। अब स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच सिंगल पीक, मतलब कि हम पहले यही डिस्कस करते रहे हैं कि ये एक पीक आएगी, ये दूसरी पीक आएगी, ठीक है। तो ये सिंगल पीक जो है वो स्प्लिट हो जाती है मल्टीपल पीक्स में ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ नियर बाई न्यूक्लियर, मतलब कि ये आपस में करीब है, करीब होने की वजह से इनमें कपलिंग हो जाती है, कपलिंग की वजह से पीक में स्प्लिटिंग हो जाती है। ट्रिपलेट क्या होता है? पैटर्न ऑफ 3 पीक्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम, इट अकर व्हेन द हाइड्रोजन हैज 2 नेबरिंग प्रोटॉन, लाइक मैंने जैसे ये बात की, इस हाइड्रोजन की नेबरिंग में 2 हाइड्रोजन है तो क्या होगा? इसकी पीक स्प्लिट होकर ट्रिपलेट बन जाएगी। इस हाइड्रोजन की एक ही है तो एक इसकी पीक, एक इसके नेबर की पीक, तो ये डबलेट होगी। +1 रूल क्या होता है कि n का मतलब होता है जितने भी नेबरिंग हाइड्रोजन है, और +1 उस स्पेसिफिक ग्रुप की जो पीक, +1 का मतलब है कि उन स्पेसिफिक हाइड्रोजन की जो पीक होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि अब मैंने कहा था इसकी जो होगी वो ट्रिपलेट पीक होगी और इसकी डबलेट पीक होगी, ठीक है। तो जो डबलेट पीक है उसमें 2 हाइड्रोजन है, और उसके साथ इसका मतलब 2 हाइड्रोजन की एक पीक थी और उसके साथ जो हाइड्रोजन था उसकी एक पीक आई है, तो इसीलिए ये डबलेट है। खुद CH2 है और साथ में एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, इंटेग्रल का मतलब होता है कि हाइड्रोजन की हमें बताई हुई है 1 हाइड्रोजन है और नेबरिंग में 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए हमने इसका स्ट्रक्चर ये कंसीडर किया।
अच्छा, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक पहले वाले स्ट्रक्चर जो पीछे डिस्कस किया है कि एक हाइड्रोजन की एक पीक है और उसके नेबरिंग में 2 है, तो उन 2 की इंटरेक्शन की वजह से ये पीक 3 में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, n+1 रूल लगाओ तो 3, और जो इंटेग्रल नंबर है वो 1 ही है। 2 हाइड्रोजन, इसमें जो है 2 हाइड्रोजन की एक पीक है और उसके नेबरिंग में 1 है, जिसकी वजह से वो स्प्लिट होगी। एक पीक उसके नेबरिंग में 1 है और वो स्प्लिट हो जाएगी। तो n+1 रूल में नेबरिंग हाइड्रोजन की मतलब नेबरिंग में एक ही इलेक्ट्रॉन है, n+1 रूल की वजह से ये डबलेट आएगी। ठीक है, और एरिया 2 है कि मतलब इस पीक में जो हाइड्रोजन है वो भी 2 ही है। इस वाले स्ट्रक्चर में इथाइल आयोडाइड के स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये इनकी सेम केमिकल एनवायरनमेंट है और इनकी सेम केमिकल एनवायरनमेंट है, मीन्स कि ये पीक्स 2 ही आनी है। लेकिन इस पीक के नेबरिंग में 3 हाइड्रोजन है, तो n+1 रूल से ये 4 होगी, मतलब ये क्वार्टेट होगी। ठीक है, ये पीक क्वार्टेट होगी, मीन्स 4 में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली पीक जो है उसके नेबरिंग में 2 है, तो ये ट्रिपलेट होगी। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 3 हाइड्रोजन मतलब 3 हाइड्रोजन की पीक है और उसकी नेबरिंग में 2 है, तो ये ट्रिपलेट होगी। और ये 2 हाइड्रोजन की पीक थी और उसकी नेबरिंग में 3 थे, तो क्वार्टेट। इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है कि इन 6 हाइड्रोजन की पीक सेम है, कि क्योंकि इसका और इसका केमिकल एनवायरनमेंट जो है वो सेम है, और इस हाइड्रोजन का जो है वो केमिकल एनवायरनमेंट इनसे डिफरेंट है। कैसे? वो ये दोनों जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली जिस कार्बन के साथ अटैच है वो नाइट्रो ग्रुप के साथ अटैच है। ठीक है, और ये जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन के, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है, तो इस वजह से इसकी अलग पीक और इसकी अलग पीक आएगी। इन 6 हाइड्रोजन के नेबरिंग में 1 है तो डबलेट पीक आएगी, और इस एक हाइड्रोजन के सराउंडिंग में 6 हैं तो एक इसकी पीक और 6 इनकी पीक्स आएंगी, जिसको हम सेप्टेट कहेंगे। ठीक है, मीन्स के ये वाली पीक जो है वो स्प्लिट होगी इनटू दी 7। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये 6 हाइड्रोजन है और इनकी नेबरिंग में जस्ट 1 हाइड्रोजन था, तो ये डबलेट। ठीक, और यहाँ पे जो है ये वाली पीक ये स्प्लिट होके सेप्टेट बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स के एक हाइड्रोजन की पीक जो थी वो 7 में डिवाइड होगी। ठीक है, 6 हाइड्रोजन की नेबरिंग में होने की वजह से 7 में डिवाइड होगी। अब ये वाली पीक छोटी क्यों है, ये वाली बड़ी क्यों है? इसकी रीजन है कि इसमें हाइड्रोजन ज्यादा लेकिन स्प्लिटिंग कम, इसमें हाइड्रोजन कम लेकिन स्प्लिटिंग ज्यादा, इसलिए इसकी इंटेंसिटी कम, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पे कुछ मतलब एग्जांपल्स ये हुई हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन अटैच होंगे तो उनकी पीक डबलेट आएगी, ट्रिपलेट आएगी, इस तरीके से। ये ना एक हाइड्रोजन की एक पीक और उसके नेबरिंग में भी एक, तो डबलेट। एक हाइड्रोजन की एक पीक और उसके नेबरिंग में भी एक, तो ये भी डबलेट। ठीक है, ये सेम एनर्जी के होते हैं। अब यहाँ पे ये ट्रिपलेट की एनर्जी देखो, इन दोनों की सेम है लेकिन इस वाले की थोड़ी ज्यादा है। इसमें 2 की सेम है और बाकी ऊपर वाले जो 2 हैं क्वाड्रेट में वो सेम है। ठीक है, इसकी भी एक रीजन होती है जो नेक्स्ट डिस्कस की हुई है कि वाई 1 पीक इज टॉलर देन दी अदर। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रीजन ऑफ स्पेस स्प्लिटिंग। स्पेस स्प्लिटिंग होती है तो उसकी वजह क्या है? ठीक है, उसका रीजन क्या है वाई स्प्लिटिंग अगर? इसका आंसर ये है कि एटॉमिक न्यूक्लियर की अपनी भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, जब उसके नेबर में कोई भी प्रोटॉन आता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड और उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती है। इस इंटरेक्शन की वजह से स्लाइट डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो स्पिन सिग्नल होगा एनएमआर का वो स्प्लिट हो जाएगा मल्टीपल पीक्स में। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, 2 तरह के मॉलिक्यूल है एक्स, ठीक है, एक्स टाइप मॉलिक्यूल और वाई टाइप मॉलिक्यूल। अब जो एक्स टाइप मॉलिक्यूल है वो क्या है, मतलब पॉजिटिव है इसकी अगर हम कहें स्पिन, तो इसका मतलब है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो ये अलाइन है। जब हमारे पास एक प्रोटॉन है, लाइक ये H प्रोटॉन है, ये और इसके नेबरिंग प्रोटॉन जो ये वाला प्रोटॉन है ये अगर अलाइन हो जाए मैग्नेटिक फील्ड से तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो प्रोटॉन है स्लाइट सा डी शील्ड हो जाएगा। अब इसकी डी शील्डिंग इतनी नहीं होगी कि हम कह सकें कि ये बहुत ज्यादा डी शील्डेड हो गया है, या फिर केमिकल शिफ्ट में बहुत ज्यादा पॉइंट्स का फर्क होता है लाइट सा। जैसे कि अगर पीक यहाँ पे बनी स्लाइट सी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि इसका नेबरिंग प्रोटॉन जो है वो अलाइन हो गया है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाला प्रोटॉन डी शील्डेड हो जाएगा।
और इस केस में क्या हुआ है कि वो अलाइन नहीं हुआ, अपोज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, जिसकी वजह से ये वाला प्रोटॉन स्लाइड सा शील्डेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि डबलेट बनेगी, 2 डबलेट बनेगी, सेम साइज की बनेगी। अब इनका जो साइज वगैरह है वो नेक्स्ट डिस्कस किया हुआ है इन एथाइलिन। ठीक है, इसके इस टॉपिक में एथाइल ग्रुप। ठीक है, CH3 CH2 दो तरह की पीक्स आएंगी, एक होगी ट्रिपलेट और एक होगी क्वाड्रेट। ठीक है, जो ट्रिपलेट होगी उसमें जो दो पीक्स है वो सेम इंटेंसिटी की है और एक पीक जो है वो हाई इंटेंसिटी की है। इसमें दो पीक्स सेम इंटेंसिटी की, दो जो है इन दोनों से ज्यादा है। ठीक है, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये बताई गई है कि जब सारे के सारे न्यूक्लियर आपस में अलाइन होंगी, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव स्पिन में होगी या नेगेटिव स्पिन में होगी, तो क्या होगा कि ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, मीन्स के इनकी पीक्स की इंटेंसिटी इतनी। लेकिन ये 3 न्यूक्लियाई है। ठीक है, इस सिग्नल में कितने न्यूक्लियाई? 3 न्यूक्लियाई है। तीनों के इंटरेक्शन को देखें अगर हम, तो 2 पॉजिटिव स्पिन, 1 नेगेटिव। ठीक है, फिर इससे ऑपोजिट क्या है? 1 नेगेटिव, 2 जो है 1 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से मतलब अगर हम देखें तो ये कंडीशंस बनी है स्पिन की, ये कंडीशंस बनी है। इस कंडीशंस के ज्यादा होने की वजह से इसकी इंटेंसिटी इसे ट्रिपल हो गई है। ठीक है, मतलब कि इसमें कंडीशन ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, दैट्स वाई इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी पीक की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसकी रेशो होती है 1:3, रेशो 3:1। ठीक है, जो दरमियान वाली पीक्स होंगी दो, वो थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी की होगी। जैसे कि हमें पता है कि इसकी अपनी एक पीक है और साथ में 3 नेबरिंग हाइड्रोजन है। ठीक है, उन 3 नेबरिंग हाइड्रोजन की स्पिन को हम हमारी जो किसी भी पीक की स्प्लिटिंग होती है वो नेबरिंग प्रोटॉन की पॉजिटिव या नेगेटिव स्पिन पे डिपेंड करी। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव स्पिन पर कैसे डिपेंड करेगी? वो ये है कि अगर पॉजिटिव होगी सारी तो ये वाली पीक बनेगी, सारी नेगेटिव तो ये वाली। ठीक है, हमने देखा है कि अगर तो यहाँ पे पीछे XY टाइप मॉलिक्यूल्स में ये था कि अगर तो सारे के सारे जो है वो प्रोटॉन या उसका नेबरिंग प्रोटॉन अपोज कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब कि पॉजिटिव 1/2 की बजाय -1/2 स्पिन के साथ, जैसे कि इस पे ये तीनों है, तो क्या होगा? अपोज करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। अपोज करने की वजह से जो प्रोटॉन होगा, जो पीक होगी, वो शील्डेड होगी। मीन्स के अगर हम TMS से देखें तो TMS से ये पीक जो है वो इसकी निस्बत करीब है, तो मीन्स कि ये वाला शील्डेड, ये डी शील्डेड है। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है, वो कितने टाइप्स में अरेंज हो सकता है। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज हो सकते हैं, वो ये सारी कंडीशंस लिखी हुई है और इसी वजह से इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। यहाँ पर जो है 2 ही थे प्रोटॉन, जिसकी वजह से मीन्स उसके नेबरिंग प्रोटॉन 2 ही थे। ठीक है, नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से स्प्लिटिंग होती है। अगर तो दोनों अपोज कर रहे हैं तो यहाँ पे बनेगी एक पीक, और अगर दोनों ही अलाइन है तो यहाँ पे बनेगी। अब ये जो कंडीशन है ये इंटरमीडिएट है, मीन्स के एक अपोज कर रहा है, एक अलाइन है, इसमें भी ऐसी है। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी इन 2 कंडीशंस के ज्यादा होने की वजह से ये डबल हो गई है, और वैसे जो है इन दोनों के दरमियान में, मीन्स के ना ही वो अलाइन है ना ही अपोज करी टोटली, तो इसलिए इनके दरमियान में। नेक्स्ट पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल का मतलब होता है कि अगर सिंगलेट पीक है तो हमने इस तरह से ना ट्रायंगल बनाते जाना है। ठीक है, जैसे ये है, इस 1 को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गई, फिर इससे नेक्स्ट ट्रायंगल बनानी, ये 1 ये 1। ठीक है, अब ये 1 जो है यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे ये वाला 1 था, ये वाला 1 था, दोनों प्लस होके 2 हो गए। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, साइड पे तो 1 आएगा ही आएगा, और ये वाला 1 जब यहाँ पे आया तो ये 1 और ये 1 दोनों मिलके 2 बन गए, और फिर 1 ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये है 2, जब ये और 2 दोनों मिलेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। इस तरह से ये जो है ना पास्कल ट्रायंगल, जैसे इस तरह से बनता है पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, कोई भी है डिजिट हमारे पास, जैसे 1 है, उसे हमने ऐसे ट्रायंगल की शेप में लिख लेना 1 1, फिर ऐसे ही 1 1, और साथ में ये जब इसका 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा। ये 1 का 1, ये 1 आ गया और 2 आ गया तो 3 बन गया। ठीक है, और ये 2 और ये 1 3 अगेन, फिर 1 और ये 1 और ये 3 4 हो गया, ये 3 3 6 हो गया, 3 और 1 4 और 1 वैसे ही। ठीक है, मतलब हमने हर डिजिट की नेक्स्ट ट्रायंगल बनाते जाना है। ठीक है, ट्रायंगल बना के अगर तो कोई और डिजिट, ये जैसे ये भी और ये भी दोनों हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, और फिर वो जो डिजिट होगा नेक्स्ट, फिर ट्रायंगल इस तरह से बनेगी। नेक्स्ट है कपलिंग कांस्टेंट एंड दी J वैल्यू। जो J वैल्यू होती है ना वो केमिकल शिफ्ट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और
ना ही मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। मीन्स कि अगर हम NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करें उसको अगर हम देखें तो उसकी वजह से जे वैल्यू इफेक्ट नहीं होगी, ना ही केमिकल शिफ्ट की वजह से होगी, ठीक है। जे वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि कितने बॉन्ड्स हैं किसी भी दो एटम्स के दरमियान, और उन जो है ना, मतलब अगर दो न्यूक्लियाई है हमारे पास तो उन दोनों के दरमियान जितने बॉन्ड्स होंगे उस पर डिपेंड करेगी जे वैल्यू। अगर तो दो न्यूक्लियाई जो आपस में इंटरेक्ट करी हैं उनके दरमियान नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा होंगे तो जे वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी भी न्यूक्लियाई के नेबरिंग में ज़्यादा प्रोटॉन होंगे तो जे वैल्यू ज़्यादा होगी। लाइक यहाँ पे 2 प्रोटॉन थे और यहाँ पे 3 थे, तो यहाँ पे जे वैल्यू 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन नेबर में इंक्रीज करते जाएंगे जे वैल्यू भी वैसे ही इंक्रीज करती जाएगी। जे वैल्यू को हम कॉन्स्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना ऑलमोस्ट हर न्यूक्लियस का फिक्स होता है, मतलब 7.5 हर्ट्ज के राउंड अबाउट ही आता है, ठीक है। अब जैसे मिथाइलिन प्रोटॉन्स हैं उनका 7.5 है, इसी तरह से ये सेम वैल्यू थाइल आयोडाइड के लिए भी है। इसकी कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती है। जे वैल्यू जो है वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। मीन्स के अगर एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो जे वैल्यू ज़्यादा होगी। मीन्स के sp हाइब्रिडाइजेशन में जे की वैल्यू ज़्यादा होगी रादर देन sp3। और ट्रांस जो है कोई भी आइसोमर उसमें जो होगी जे की वैल्यू वो ज़्यादा होगी रादर देन सिस। कपलिंग को हम कहते हैं 2J कपलिंग कांस्टेंट। मीन्स के एक ही कार्बन में 2 न्यूक्लियाई अगर अटैच होंगे, 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे तो उसे हमें 2J कपलिंग कहेंगे। होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है कि अगर एक प्रोटॉन है और उसके नेबर में भी एक ही प्रोटॉन है तो हम क्या कहेंगे कि कपलिंग बिटवीन 2 सेम न्यूक्लियाई को हम होमोन्यूक्लियर कपलिंग कहेंगे। हेटेरोन्यूक्लियर का मतलब है कि अगर एक प्रोटॉन है उस पर एक न्यूक्लियर अटैच है और बाकी साथ में जो एक कार्बन है उस पर एक ही प्रोटॉन अटैच है और जो साथ वाली कार्बन है उस पर 3 अटैच है तो वो हेटेरो कपलिंग हो जाएगी। मीन्स के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगी। लॉन्ग रेंज कपलिंग ये इंपॉर्टेंट होती है इन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये तो नेबर है एक दूसरे के लिए, लेकिन अगर ये कार्बन इस कार्बन के साथ स्प्लिटिंग करे तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग रेंज कपलिंग, ठीक है। तो जेमिनल है, कहते हैं कि कोई भी कार्बन उसके नेबर में जो हाइड्रोजन या न्यूक्लियर अटैच होगी उसकी वजह से स्प्लिटिंग होगी। तो इस केस में जो है वो स्प्लिटिंग नहीं होगी क्योंकि इस स्ट्रक्चर में एक सिमेट्री है, ठीक है, जिसकी वजह से जेमिनल एक ही कार्बन पे अटैच है, इस वजह से ये जो है ना हम कहेंगे कि ये स्प्लिटिंग नहीं होगी। और ये वाला जो है इस वाले में ये कंडीशन है कि स्प्लिटिंग इस वजह से नहीं होगी कि ये फ्रीली रोटेट करे, ये पूरा स्ट्रक्चर फ्रीली रोटेट करे, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग तब होती है जब कपलिंग होती है। बीच के एक न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटररिएक्ट करती है। जब रोटेशन होगी तो इंटररिएक्शन नहीं होगी, दैट मीन्स स्प्लिटिंग नहीं होगी। जब एक न्यूक्लियाई का दूसरे न्यूक्लियाई के दरमियान एंगल इंक्रीज हो जाएगा तो जे वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगर एंगल डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि इंफॉर्मेशन जो होगी ना वो ज़्यादा प्रोवाइड होगी। मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन ज़्यादा होगी और जे कपलिंग की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर एंगल ज़्यादा होगा तो जे की वैल्यू कम होगी। दोनों न्यूक्लियाई एक ही डायरेक्शन में होंगे और एक दूसरे से क्लोज होंगे तो जे वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर ऐसा केस नहीं है तो पॉजिटिव होगी। जैसे पी ऑर्बिटल है, वो पी ऑर्बिटल इस तरीके से होते हैं, ठीक है, दोनों क्लोज होंगे और एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जिसकी वजह से जे की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और अगर तो ऐसा बॉन्ड बन रहा है जिसमें एक फ्रंट पे या दूसरा बैक पे फिर कपलिंग हो रही है, देन जे की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। जैसे कि ट्रांस में होता है, ट्रांस में क्या होता है कि एक प्रोटॉन इस साइड पे अटैच होता है, एक इस साइड पे अटैच होते हैं, और उस केस में ट्रांस के केस में जे की वैल्यू भी ज़्यादा ही होती है। यहाँ पे अल्केन्स वगैरह को सही से एलेबोरेट करके बताया कि इनकी केमिकल शिफ्ट किस तरीके से क्यों जो है वो ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अब 0.7 से 1.3 ppm तक की इसकी जो रेंज है मिथाइल ग्रुप की क्यों है, टॉल होगी, सिंगलेट होगी या डबलेट होगी या ट्रिपलेट होगी और ओवरलैप करेगी। मतलब इन्होंने सिंपल ना ये पहले तो हम जो कुछ भी पढ़ चुके हैं ना उससे ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। इनमें जो सबसे ज़्यादा कंसेप्ट की बात है ना वो ये है कि जो अल्केन्स की केमिकल शिफ्ट है ना वो क्लोज टू दी TMS है। मीन्स के 0 से लेके 1 और 2 के दरमियान ही होगी ऑलमोस्ट।
अल्कीन की जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी केमिकल शिफ्ट ड्यू टू रेजोनेंस एंड पाई बॉन्डिंग इफेक्ट। इसकी वजह ये होती है कि पाई बॉन्ड की वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन के इफेक्ट है ना, एस करेक्टर ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से इसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो ऑलमोस्ट 4.5 टू 6.5। और अगर ये जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसके साथ वाले कार्बन के साथ अटैच है, मतलब डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो 1.6 से 2.6 ppm तक इसकी जो है वो पीक शो होगी। एरोमेटिक कार्बन जो है ना उसमें रेजोनेंस होती है, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोडेंसिटी, उसकी वजह से भी जो है वो पीक्स डाउन फील्ड होती है। इसके अलावा अनसेचुरेशन होती है, मतलब कि पाई बॉन्ड्स और अनसेचुरेशन होती है बेस के पाई बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड और फिर डबल सिंगल डबल, जिसकी वजह से जो है वो केमिकल शिफ्ट डाउन फील्ड होगी। जो अल्काइंस होते हैं उनकी जो पीक है वो आती है इन बिटवीन दी अल्केन एंड अल्कीन। अल्कीन की तो रेजोनेंस और थोड़ी डीलोकलाइजेशन या पाई बॉन्ड इफेक्ट की वजह से केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होती है। जो होते हैं अल्काइंस उसकी जो है ना वो इन बिटवीन होती है, मतलब कि 1.7 से लेके 2.7 तक, या फिर अगर हम डायरेक्टली टेस्ट ना भी करवाएं तो 1.6 से 2.6 तक इसकी जो है वो रेजोनेंस इसकी केमिकल शिफ्ट शो होती है। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है कि मतलब हम कहते हैं कि अगर इस प्रोटॉन के सी वाले प्रोटॉन के नेबर में कोई प्रोटॉन है तो ही इसकी स्प्लिटिंग होगी, इसके साथ वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। दैट मीन्स कि इस वाले हाइड्रोजन की पीक को सिंगलेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी की पीक को क्या शो करवाया हुआ है, ट्रिपलेट। इसका ये मतलब है कि जो है जिसका ये मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ वाले कार्बन पे तो नहीं है, लेकिन उससे साथ वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, ये इसका इंटेग्रल है 2, दैट मीन्स ये 2 हाइड्रोजन की पीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ये लॉन्ग रेंज कपलिंग कर है, मतलब कि नेबरिंग वाले कार्बन के अलावा भी, मतलब कि इस कार्बन के अलावा भी नेक्स्ट कार्बन से ये जाके कपलिंग। ये ज़्यादातर जो है ना अल्काइंस में पाया जाता है लॉन्ग रेंज कपलिंग, ठीक है। जिसकी वजह से ये वाला जो हाइड्रोजन है इन वाले हाइड्रोजन के साथ कपलिंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनमें हैलाइड लगने की वजह से केमिकल शिफ्ट जो है वो थोड़ी डाउन फील्ड हो। अल्कोहल्स में जो डायरेक्टली अटैच है उसकी केमिकल शिफ्ट ज़्यादा और जो इनडायरेक्ट अटैच है उसकी थोड़ी उससे कम होगी। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है ना, वो चाहे उसके साथ कोई कार्बन लगी है, उस पर कोई हाइड्रोजन है, वो कपलिंग शो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती है वो पीक शो नहीं करती। पीक शो करती है लेकिन जो है ना वो ड्यूट्रियम एक्सचेंज हो जाती है, मीन्स के वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो हाईली एक्सचेंजेबल है, मीन्स के वो एसिडिक है, जल्दी जो है वो ऑक्सीजन से डी अटैच हो सकता है, ठीक है। तो ये D2O जो कि उसका सोलवेंट है, NMR में हम सोलवेंट यूज करते हैं, उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा कि ये इस तरह से ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ना वो साथ वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन हो उनके साथ कपलिंग नहीं करता, ज्यादातर बाज दफा कर भी लेता है, मतलब कभी पीक शो होती है कभी नहीं होती। तो अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ अगर कोई हाइड्रोजन अटैच है तो वो कपलिंग इस वजह से शो नहीं करता कि ड्यूट्रेशन हो जाती है। ड्यूट्रेशन का मतलब होता है कि वो जो हाइड्रोजन है वो सोलवेंट के साथ ही रिएक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो है वो पीक नेबरिंग वाले प्रोटॉन से इफेक्ट नहीं होती। ये कंडीशन लिख सकते हैं कि ये जो है प्रोटॉन वो हाईली एक्सचेंजेबल होता है और एसिडिक होता है, जिसकी वजह से ये जो नेबरिंग प्रोटॉन है उनके साथ कपलिंग नहीं करता। ईथर में RO फॉर्मूला होता है, मीन्स के ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन वगैरह अटैच होंगे ये थोड़े से डिशिल्डेड होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच विड्राज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रा होगी मीन्स के प्रोटॉन्स डिशिल्डेड हो जाएंगे। अमाइंस में नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट अटैच होता है हाइड्रोजन, तो उसकी केमिकल शिफ्ट 4 ppm तक, मतलब कि डी शील्डेड होती है, डाउन फील्ड केमिकल शिफ्ट होगी। और अगर कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर नाइट्रोजन के साथ अटैच है तो वो भी थोड़ी सी जो है वो डाउन फील्ड होगी। और अगर बेंजीन रिंग है साथ में नाइट्रोजन है फिर हाइड्रोजन है तो हाईली डिशिल्डेड 5 ppm तक इसकी जो है वो रेंज होगी। नाइट्रोजन में भी यही है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ड्यूट्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इसकी पीक जो है वो नेबरिंग प्रोटॉन्स के साथ कपल होकर स्प्लिट नहीं होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रोपोल प्रोटरी, इसका मतलब है कि ये वाला हाइड्रोजन होता है वो हाईली एक्सचेंजेबल होता है, एसिडिक होता है,
जिसकी वजह से जो सिग्नल शो होता है वो बहुत ही वीक और ब्रॉड होता है, जिसे हम क्वाड्रोपोल ब्रॉडनिंग कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल है NH2 है, इसकी जो पीक है वो तो आनी चाहिए थी ट्रिपलेट, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन की पीक और साथ में दो जो है वो उसके नेबरिंग प्रोटॉन्स है, तो ट्रिपलेट पीक आनी चाहिए थी, लेकिन ये सिंगलेट पीक है और वो भी इस तरीके की कि मीन्स के इसकी जो कह लो कि सिग्नल वो क्लियर नहीं है, इसकी वजह ड्यूरेशन ही है। नाइट्राइल्स में क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसमें जो केमिकल शिफ्ट की रेंज है वो 2.1 से 3 ppm तक है। एल्डिहाइड में जो C डबल बॉन्ड H जो होगा वो वाला हाइड्रोजन वो हाईली डिशील्डेड होगा 9 से 10 ppm की रेंज में। अगर तो 9 से 10 ppm की रेंज में कोई भी पिक्चर होगी दैट मीन्स इट इज एल्डिहाइड। और अगर तो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ वाला कोई कार्बन है और उस पर अटैच है तो 2.1 से 2.4 ppm तक उसकी केमिकल शिफ्ट आएगी। नेक्स्ट इज कीटोन। कीटोन की जो होगी केमिकल शिफ्ट, कीटोनिक ग्रुप के साथ अटैच होने वाला जो कार्बन होगा उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होगा उसकी केमिकल शिफ्ट है 2.1 से 2.4 तक। एस्टर्स का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो इसमें जो है वो केमिकल शिफ्ट दो तरह की है, इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे उसकी जो केमिकल शिफ्ट है 3.5 से 4.8 तक है, लेकिन जो इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है वो 2.1 से 2.5 ppm तक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक जो है वो सबसे ज्यादा डिशील्डेड होगी, 11 to 12 ppm पे कोई भी पीक शो होगी दैट मीन्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही प्रोटॉन है जो कि सबसे ज्यादा डिशील्डेड होता है। और ये वाला प्रोटॉन जो है वो भी ना ही ये किसी इसका नेबरिंग प्रोटॉन नहीं होता है, इसका जो प्रोटॉन है कोई नेबरिंग प्रोटॉन नहीं है जिसपे प्रोटॉन अटैच हो। फर्दर मोर ये लॉन्ग रेंज कपलिंग भी नहीं करता है, इसमें ड्यूट्रेशन होती है, हाईली एक्सचेंजेबल प्रोटॉन होता है, एसिडिक होता है, जिसकी वजह से इसकी भी पीक बहुत ब्रॉड और वीक आती है। जैसे कि इस ग्राफ में बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर नहीं है, हल्की सी लाइट सी ही पीक है इसकी। नेक्स्ट अमाइड्स है, कोई भी C डबल बॉन्ड O NH जो होगा ये वाला नाइट्रोजन एल्डिहाइड से कम होगी, इसकी पीक वो होती है 9 से 10 और ये 5 से 9 ppm तक है। ये वाला जो कार्बन होगा मतलब कि जो कार्बोनाइल के साथ है वो 2.1 से 2.5 ppm तक, और ये अगर इस साइड पे कोई कार्बन अटैच और उसके साथ प्रोटॉन अटैच है तो 2.2 से 2.9 ppm तक रेंज। नाइट्रोल केस की जो होगी रेंज, मतलब अगर ये है यहाँ पे जो प्रोटॉन अटैच है वो 4.1 से 4.4 ppm तक। NMR का कॉन्सेप्चुअल पार्ट सारा डन हो गया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे जिसमें ग्राफ्स दिए होंगे और हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा, ठीक है। हमने पीक्स को देखना है, उनकी स्प्लिटिंग को देखना है, ऑब्जर्व करना है एंड देन ग्राफ को देखते हुए स्ट्रक्चर ड्रा करना है।